आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो सेल्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है कि सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। तो सेल्फ मैनेजमेंट देखो, सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ कंट्रोल भी कहा जाता है। ये एक एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की इमोशंस को, अपने थॉट्स को या अपने बिहेवियर को इफेक्टिवली कंट्रोल करने की इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक, तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट हम आसान शब्दों में कहें तो एक एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर को अलग अलग तरह की सिचुएशंस में कंट्रोल करने की। इसके अंदर क्या क्या आता है? दिस इंक्लूड मोटिवेटिंग वन सेल्फ। इसके अंदर एक इंसान खुद को कैसे मोटिवेट करता है या फिर किस तरीके से वो अपने और पर्सनल गोल्स को या फिर अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है, वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर अगर हम बात करें, पहला टॉपिक जो हमें कवर करना होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो मोटिवेशन होता है। ठीक, तो थ्योरेटिकली पूछ जा सकता है 3 नंबर के लिए कि मोटिवेशन, ठीक, मोटिवेशन क्या होता है? तो मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन जो वर्ड हमारा ड्राइव किया गया है वो मोटिव से किया गया है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है क्या करने का? इन्फ्लुएंस करने का, किसे? खुद को या दूसरे लोगों को, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी पे काम कर सके। मोटिवेशन हमेशा ध्यान रखना है हमें कि लोगों की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और ये एक इंटरनल फीलिंग होती है हमारी। ये, ठीक, ये एक इंटरनल फीलिंग मानी जाती है क्योंकि ये नीड्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब मोटिवेशन जो हो सकता है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब, ये मोटिवेशन एक तरीके से हम वैसा कह सकते हैं, जब कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें पता है हमें कोई भी एपरेंट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उसको करने से हमें मजा आएगा या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन वहां पे लगता है। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जब आप मोटिवेटेड होते हो, एक तरीके से कहा जाए एनकरेज्ड होते हो कि उस एक्टिविटी को हमें करना ही करना है, चाहे उस एक्टिविटी से अगर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बस खाली मजा आ रहा है करने में, खुद को सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट माना जाता है। ठीक, ये एक देखो ये तभी होता है जब हम लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज को करने में, क्यों? क्योंकि उसे करने में हमें मजा आ रहा होता है। दूसरा होता है एक्सटेंसिव मोटिवेशन। ये जो अराइज होता है ये किसी ना किसी इंसेंटिव या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को देखते हुए हमारा अराइज होता है। मतलब हम बाहर की किसी चीज को देख के मोटिवेट होते हैं। ऐसे क्या हम लोग छोटे थे, 10th क्लास में तुम लोग हो गए, तुम लोगों को कहा गया होगा बेटा अगर 10th में 90% से अब मार्क्स आएंगे तो आपको हम मोबाइल फोन दिला देंगे, घर वालों ने कहा होगा, या बाइक दिला देंगे लड़कों से, या लड़कियों से कहा होगा कोई भी और चीज दिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है। अगला आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब हमेशा हमें पॉजिटिवली थिंक करना है। थिंकिंग पॉजिटिवली, कभी भी निगेटिवली थिंक नहीं करना है। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब। जैसे पुराने जमाने में लोग कहा भी करते थे, बहुत सी कहावतें भी हैं, जैसे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने की एक ट्रिक्स होती थी जो पुराने जमाने में भी लोग अप्लाई करा करते थे। तो आज भी हमें भी क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड? सवाल ये आता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हम रखें क्यों, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, एक इंसान को हैप्पियर मतलब खुश महसूस कराता है और इसके अलावा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक, इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इन एडिशन टू दिस, अगर हम देखें, ये मदद करता है एक इंसान की अच्छे फैसले लेने पे। ज्यादातर ये चीज देखी गई है, जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं अपनी लाइफ सिचुएशन, अपनी लाइफ में, वो आने वाले चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर लेते हैं और फॉरवर्ड हो आगे बढ़ जाते हैं उनके मुकाबले जो कि निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। चलो, पॉजिटिव एटीट्यूड के अगर इतने ही फायदे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कैसे किया जा सकता है? तो अगला क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है, हाउ टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन किया जा सकता है? तो देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला, स्टार्ट अ डे विद अ मॉर्निंग रूटीन। हमें अपने दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग रूटीन से करनी है। मतलब पॉजिटिव
अफर्मेशंस करनी है, खुश रहना है, जो दिन में हमें टास्क पूरे करने हैं उनके बारे में सोचना है। फीड द माइंड मतलब फीड द माइंड विद पॉजिटिविटी मतलब हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी से माइंड को फीड करना है, मतलब ऐसी किताबें पढ़नी है जो मोटिवेशन प्रोवाइड करें, या गाने सुनने हैं, या फिर इंस्पायरिंग मूवीज देखनी है। बीइंग प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब हो गया हमें एक्ट करने वाला बनना है, ना कि देखने वाला। हमें सीयर नहीं बनना है, हमें एक्ट करने वाला बनना है, मतलब किसी चीज को होने देने का इंतजार नहीं करना है, खुद उसकी शुरुआत कर देनी है। इसके अलावा फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग, हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि मतलब कि प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगली चीज, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लर्न टू फोकस ऑन प्रेजेंट, हमें भविष्य के प्रेजेंट भविष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो पास्ट में इवेंट्स हो गए उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पास्ट में या भविष्य में क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक, इसके अलावा मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड गोल्स, हमें अपने गोल्स की तरफ मूव करना चाहिए। बी चेयरफुल एंड वर्क हार्ड टू अचीव देम, और खुश रहना चाहिए और अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने की, जैसे कि पहला तरीका यहाँ दे रखा है, अगर आप ये लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग में आंसर में आता है तो। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, ठीक, फॉलोइंग अ हेल्थ स्टाइल इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट, प्रैक्टिसिंग योगा, यहाँ से आप लिख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक, क्यों, हेल्प इन इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्स द बॉडी, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी रिलैक्स होती है। टेकिंग अ वॉक और प्लेइंग इन द पार्क्स हेल्प्स वन टू गेट अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर विच हेल्प्स इन बिकमिंग मोर एक्टिव। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, पार्क्स वगैरह में टहलने जाना चाहिए सुबह के समय पे, ताकि क्योंकि इससे हम लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो माइंड के लिए और बॉडी के लिए जरूरी होती है। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया हमें दाल रोटी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे डेली वर्क को अच्छे से करने में। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, हमें क्या करना चाहिए, अपनी एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जैसे कि नोट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहिए, अपने असाइनमेंट्स जो है टाइम पे पूरे करने चाहिए। कीपिंग ट्रैक्स ऑफ ऑल डेडलाइंस, जितनी भी डेडलाइंस वगैरह दी गई है मतलब प्रोजेक्ट वगैरह की, उनको समय पे कंप्लीट करना चाहिए, उनका उनका ट्रैक रखना चाहिए। स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये हमारी मदद करता है स्ट्रेस को कम करने में, रिड्यूस करने में। अगला देखते हैं, आगे क्या है, आगे एडिकेट स्लीप मतलब पूरी स्लीप लेनी चाहिए, एक अच्छी स्लीप जो है जरूरी होती है, कम से कम 7 घंटों की स्लीप लेनी चाहिए, ताकि माइंड और बॉडी जो है वो रिचार्ज हो जाए और अच्छे से काम कर पाए अगले दिन। हॉलीडेज विद फैमिली और फ्रेंड, हमें क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए अपने रिलेटिव्स की प्लेस को, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स का घर वगैरह हो गया, या फिर कोई नई जगह जाना चाहिए समर वेकेशन में, ताकि हम लोग जो है अपने नॉर्मल रूटीन से एक ब्रेक ले सके और दोबारा से रिफ्रेश होकर काम कर सके। ठीक, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट, अब अगला आता है कि स्ट्रेस क्या होती है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेस जो होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा भी है क्या कि स्ट्रेस जो होता है, अगर हम बात करें, स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट अनॉयड और एंड होपलेस, मतलब स्ट्रेस जो होती है एक स्टेट होती है जिसमें हम लोग क्या फील करते हैं, अपसेट फील करते हैं, या अनॉयड फील करते हैं, या होपलेस फील करते हैं। देयर आर द टाइम्स व्हेन वी फील नथिंग इज वर्किंग राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग होपलेस फील करना महसूस करने लगते हैं। ड्यूरिंग सच टाइम्स, इस समय पे हमें क्या करना है, इफ वी मैनेज एंड कंट्रोल आवर इमोशंस, अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए और कंट्रोल कर पाए, इट हेल्प अस टू सेल थ्रू, तो हम इस स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन अ सर्टेन सिचुएशन, कि एक सिचुएशन में क्या चीज गलत हो रही है। रिजॉल्विंग द सिचुएशन इजिली वंस अंडरस्टूड, उसके बाद जो है आप सिचुएशन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर एक बार आप सिचुएशन को समझ पाओगे। ठीक, मेंटेन एन अकम्पलिशमेंट शीट एंड एंटर द स्मॉल अचीवमेंट, हमें एक अकम्पलिशमेंट शीट बनानी चाहिए जिसके अंदर हम अपने छोटे छोटे स्मॉल अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करें। कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, हमें अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखना चाहिए।
जो पिछले हमारे इश्यूज हो गए, जो हमें अपसेट कर रही हैं चीजें, उनको दिमाग में नहीं लेके आना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए। whenever you feel negative thoughts are taking over, take a look at your accomplishment sheet। अगर कभी भी आप जो नेगेटिव फील करो तो अपने accomplishment sheet को हमें देखना चाहिए कि हमने अब तक क्या क्या accomplish कर लिया है। ठीक, ये आता है हमारा। इसके बाद इसमें अगर बात करें तो अगली जो हमारा आता है टॉपिक, वो आता है इसमें रिजल्ट ओरिएंटेशन। मतलब हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेशन एक टर्म होती है जो इस्तेमाल की जाती है डिस्क्राइब करने को एक पर्सन की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, कि कौन से रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं, एंड द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू अचीव देम, और हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उन रिजल्ट को हासिल करने के लिए। इसका मतलब हो गया कि हमें फोकस करना है रिजल्ट के ऊपर ऑफ एन असाइन टास्क, जो भी टास्क हमें असाइन किया गया उसका। ठीक, अगर हम बात करें, रिजल्ट ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि फोकस करे आउटकम के ऊपर रेदर देन द प्रोसेस दैट हैड बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और डिलीवर अ सर्विस। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हम बात करें, एक ऐसा इंसान है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फोकस करता है आउटकम के ऊपर, ना कि उसमें आउटकम में उस चीज के प्रोडक्शन, मतलब आउटकम के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर जो फोकस करेगा, ना कि उस रिजल्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर। ठीक, ये हमारा इसके अंदर आता है। अब हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, हम रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले हमें एक सेट क्लियर गोल्स, हमें अपने गोल्स को क्लियर सेट करना चाहिए। सेटिंग क्लियर एंड एक्यूरेट गोल जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है अपने टारगेट्स को अचीव करने की तरफ। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए द वे अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विल मीट द सेट ऑब्जेक्टिव, कि किस तरीके से हम जो है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उसको हासिल करेंगे। ठीक, इसके अंदर हमें क्या करना है? डिटेल्स देनी है ऑफ द स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव द टारगेट, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टारगेट को अचीव करने के लिए। ये हमारा एक्शन प्लान के अंदर आ जाता है। ठीक, जैसे कि क्या क्या व्हाट चेंजेस विल ऑकर आफ्टर द एक्शंस, हम कौन से एक्शंस, क्या एक्शन हमें लेने चाहिए, उन एक्शंस की वजह से कौन सा चेंज आएगा, हु विल कैरी आउट द चेंजेस, उन चेंजेस को कौन कैरी आउट करेगा, व्हेन द चेंजेस टेक प्लेस, चेंजेस कब टेक प्लेस करेंगे, हाउ लॉन्ग विल द चेंजेस स्टे, चेंजेस कब तक रहेंगे, व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड टू कैरी आउट दीज चेंजेस, मतलब उन चेंजेस को लेके आने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हु शुड नो एंड व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड, हु शुड नो एंड व्हाट शुड बी, किसको पता होना चाहिए और किससे कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। यूज द रिसोर्स एंड टूल्स, हमें क्या करना चाहिए? सही रिसोर्सेज और टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वन मस्ट इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड टूल्स नीडेड टू अचीव दोज रिजल्ट वॉट एवर दे आर अवेलेबल। एक इंसान को क्या करना चाहिए? उन रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना चाहिए, उन टूल्स को इवेल्युएट करना चाहिए जो जिनकी उसे जरूरत पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। जैसे क्लास 12th में तुम में से बहुत से बच्चों का गोल होगा 90 अबव। अब 90 अबव लाने के लिए आपको डिफरेंट काइंड्स की बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, अच्छी कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। ठीक है, तो ये सब क्या किया आपने? अगर हम बात करें, रिसोर्सेज इकट्ठे करे इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इवेल्युएट करे ना कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक, तो ये सब चीजें हम हमें देखना पड़ता है कि हम सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके अलावा कम्युनिकेट विद द मेंटर्स एंड पीयर्स, हमें हमेशा अपने टीचर्स, सीनियर्स और मेंटर्स से बात करना चाहिए ताकि वो गोल्स को हमारे सेट करने में मदद कर सके। मेक अ कैलेंडर, हमें क्या करना चाहिए? एक कैलेंडर बनाना चाहिए ताकि अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें एट रेगुलर इंटरवल। वर्क हार्ड, हमें क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत से काम करना चाहिए और अपने सपनों पे भरोसा रखना चाहिए। फिर गोल सेटिंग आता है कि गोल को सेट करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो गोल्स को सेट करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट का मतलब गोल्स हमेशा ध्यान रखने हैं स्पेसिफिक टर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, गोल्स जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक टर्म्स में होने चाहिए, मतलब ज्यादातर अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए। गोल्स को आप जो हो वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में रख सकते हो, लेकिन मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप उसे क्वांटिटेटिव रखो। क्यों? क्योंकि बाद में मेजरमेंट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ लिखा है गोल्स शुड बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स, गोल्स को हमें स्पेसिफिक टर्म्स में स्टेट करना चाहिए। वर्क गोल्स आर डिफिकल्ट टू अचीव, स्पेसिफिक गोल्स गिव अस कॉन्क्रीट टारगेट, हेंस गोल शुड बी स्पेसिफिक पर्पस। जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं वो हमें एक
कॉन्क्रीट टारगेट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए गोल्स जो है वो हमेशा स्पेसिफिक पर्पस, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। दूसरा एम से आ गया मीजरेबल। गोल शुड बी मीजरेबल, गोल्स जो होने चाहिए वो मीजरेबल होने चाहिए। ठीक, मतलब यहाँ लिखा भी, इफ वी डू नॉट सेट आवर गोल्स इन मिजरेबल टर्म इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस व्हाट वी हैव अचीव्ड देम और नॉट। मतलब हमें गोल्स को हमेशा उन टर्म्स में रखना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखना चाहिए, ताकि उन्हें मीजर करना आसान हो जाए। राइट, अगला आता है एक्शन ओरिएंटेड। गोल्स जस्ट डू नॉट कम ट्रू ऑन देयर ओन, मतलब गोल्स जो हैं वो अपने आप पूरे नहीं हो जाएंगे। इफेक्टिव गोल सेटिंग शुड इंक्लूड एक्शन बेस्ड स्टेप दैट वन विल फॉलो टू अचीव द गोल्स। इस गोल सेटिंग के अंदर क्या आता है, हमें एक्शन बेस्ड स्टेप्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है जो एक इंसान को गोल को अचीव करने के लिए लेने होते हैं। ठीक, बस आप इसके अंदर इतना लिख सकते हो, बाकी ये चीजें बेकार लिखी हुई है। रियलिस्टिक्स, मतलब गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। There are few things more damaging to our sense of self-efficacy than stating ourselves up for failure. Goals must be realistic and attainable. Realistically attainable, मतलब goals जो होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। ऐसे गोल्स हमें कभी भी नहीं सेट करने चाहिए जो कि अनअटेनेबल हो, जिन्हें हम अटेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी, अगर हम फेल होते हैं तो उससे हमारी जो सेंस ऑफ सेल्फ इफिशिएंसी होती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, उसको डैमेज पहुंचता है। टाइमली गोल्स की जो है, मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि हमें डेडलाइन होनी चाहिए कि कितने समय में हम गोल्स को अचीव कर लेंगे। और ये डेडलाइंस जो हैं मे चेंज, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वन मस्ट ऑलवेज सेट अ डेडलाइन टू गेट द जॉब डन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। लेकिन हमें हमेशा डेडलाइन जो है सेट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो टारगेट है वो एक लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाए। ठीक, आगे बात करें तो आगे आता है इसके अंदर हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन ओन्स नीड, डिजायर, हैबिट, ट्रेड्स, बिहेवियर एंड फीलिंग। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया हमें समझना है किसके बारे में, अपने खुद की नीड्स के बारे में, इच्छाओं के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, अपनी ट्रेड्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में और अपनी फीलिंग्स के बारे में। ठीक, आगे स्टेप टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को कैसे हासिल किया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अपने खुद के इमोशंस के बारे में, कि कब हम खुश हैं, मतलब अच्छे हैं, कब हम खुश हैं, कब हम डरे हुए हैं, कब हम ओवरवेल्म्ड हैं, कब नर्वस हैं, कब जो है हम मैड हैं या गुस्से में हैं, ठीक, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं या बीमार हैं। तो सबसे पहले हमें खुद के इमोशंस के बारे में समझना जरूरी है। दूसरा स्टेप होता है, अगर हम बात करें इस स्टेप टू प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग। हमें क्या करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को ट्रैक करने की एक हैबिट बनानी चाहिए कि किस सिचुएशन में हमारी कौन सी कैसी फीलिंग होती है। थर्ड स्टेप हो गया इसके लिए कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरियाज ऑफ लाइफ बियॉन्ड पर्सनल फीलिंग। हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को जो हमारे पर्सनल फीलिंग्स के एरियाज हैं उनसे बाहर लेके जाना चाहिए। अब अगला आता है पर्सनालिटी और पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये क्या होता है? पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, पर्सनालिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो पर्सनालिटी होती है वो एक क्लस्टर होता है, किसका? थॉट्स का, फीलिंग्स का या बिहेवियर का, जो एक इंसान को बाकियों से अलग करता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग, behaviors that distinguish individuals from one another। मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स हम वो कह सकते हैं, वो पैटर्न और थॉट्स हो गया या फीलिंग्स हो गया या बिहेवियर्स का पैटर्न हो गया जो एक इंसान को दूसरे से डिफरेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी के, इसके पर्सनालिटी के जो होते हैं, अगर हम, देयर आर 5 पैरामीटर्स, यहाँ पे लिखा भी है, देयर आर 5 पैरामीटर दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। 5 पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इन 5 डायमेंशंस को बिग 5 फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है या 5 फैक्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको 5 फैक्टर मॉडल के नाम से एग्जाम में 4 मार्क्स का मिल सकता है। सबसे पहला क्या है? ओपननेस। ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस आर जनरली, जो लोग ओपन होते हैं जनरली वो क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और एडवेंचरस होते हैं।
अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड है नई चीजों को सीखने में, नए लोगों से मिलने में, या दोस्त बनाने में, या फिर नई जगहों पे घूमने में, तो उस इंसान को हम ओपन माइंडेड इंसान कहते हैं। कॉन्शियस, ऐसे लोग जो अपनी कॉन्शियसनेस को सुनते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, डू देयर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पूरा करते हैं, टेक केयर ऑफ अदर्स बिफोर देमसेल्फ, दूसरों का ध्यान रखते हैं खुद से पहले, एंड केयर अबाउट अदर फीलिंग, दूसरे लोगों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखते हैं। एक्स्ट्रावर्जन या फिर एक्स्ट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आर जनरली टॉकटेटिव, और ये ज्यादातर टॉकटेटिव होते हैं। अ पर्सन एक ऐसा इंसान जो इजीली दूसरे नए दोस्त बना लेता है, या फिर मेक्स एन एनी गैदरिंग लाइवली इज कॉन्फिडेंट एंड एन एक्सट्रोवर्ट। एक ऐसा इंसान मतलब जो जल्दी दोस्त नए दोस्त बना लेता है और किसी भी गैदरिंग को जल्दी ज्वाइन कर लेता है, लाइवली बना देता है, वो इंसान जो होते हैं वो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट माने जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे हम बात करें एग्रीएबलनेस। ठीक, इंडिविजुअल्स हैविंग सच ट्रेट आर जनरली काइंड। जिन लोगों के अंदर ये ट्रेट होते हैं ज्यादातर काइंड, सिंपैथिक और कॉर्पोरेट होते हैं, कॉर्पोरेटिव, वार्म और कंसिडरेट होते हैं। दे एकोमोडेट देमसेल्फ इन एनी सिचुएशन। ये खुद को एकोमोडेट कर लेते हैं, संभाल लेते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक, न्यूरोसिटिज्म। न्यूरोसिटिज्म की अगर हम बात करें, ये एक ट्रेट होता है वेयर इन इंडिविजुअल्स शो टेंडेंसी टुवर्ड्स एंजाइटी, self doubt, depression, shyness and other similar negative feelings. People who have difficulty in meeting others, मतलब न्यूरोसिटिज्म की बात करें, ये एक ऐसा ट्रेट होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है एनएक्साइटी मतलब शो करता है, अपने ऊपर डाउट शो करता है, डिप्रेशन में रहता है, शर्माता है, या फिर निगेटिव फीलिंग्स शो करता है इन्हीं के जैसी। एक इंसान हु हैव डिफिकल्टी इन मीटिंग अदर, जिन्हें लोगों से मिलने में समस्या होती है और चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अगर हम बात करें वरी करता है, तो ऐसा इंसान न्यूरोसिटिज्म का हमारा अगर हम देखें तो साइंस शो करता है। अब कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे, लेकिन क्वेश्चन ही 2 नंबर का आना है, तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हमारे इसमें 3-4 क्लस्टर है, उसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं। क्लस्टर ए सबसे पहले सस्पिशियस होते हैं। ठीक, पीपल फॉलोइंग अंडर दिस क्लस्टर ऑलवेज मिसट्रस्ट अदर एंड आर सस्पिशियस। जो लोग इस क्लस्टर के अंदर आते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं करते और सस्पिशियस होते हैं। इवन वेन, तब भी जब उन्हें सस्पिशियस होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारी प्रिंसिपल मैडम। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वही चीज लिखी है, कैमरा देखने वाली बात। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर हम बात करें, ये क्या होता है, ये एक ट्रेड होती है जो कि कैरेक्टराइज होती है बाय डिस्ट्रस्ट फॉर अदर। इसके अंदर मतलब दूसरे लोगों के लिए डिस्ट्रस्ट होता है इंसान के अंदर, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए। पीपल विद सच डिसऑर्डर मोस्टली होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट अदर। ऐसे डिसऑर्डर जिन लोगों के अंदर होता है, ज्यादातर ये लोग ग्रजेस रखते हैं दूसरे लोगों के खिलाफ। तो शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है, अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू अ नेचुरल टेंडेंसी टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स वन इनर लाइफ अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड्स। मतलब ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी इंसान की कि वो क्या करना, अटेंशन को डायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स वन इनर लाइफ, अपनी लाइफ से अलग, बाहर किसी और चीज के ऊपर। अब पर्सन इस किसके पास ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इज डिटैच एंड अलूफ। वो डिटैच होता है और अलूफ होता है, एंड प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शन फैंटेसी। द पर्सन शोज लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग पर्सनल रिलेशनशिप एंड सीम्स इमोशनली कोल्ड। मतलब ऐसे लोग ज्यादातर जो होते हैं वो दूसरे लोगों से रिलेशनशिप्स क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, इमोशनली कोल्ड रहते हैं, ये डिटैच होते हैं, अलोफ होते हैं। हम ज्यादातर फैंटेसी में जीना पसंद करते हैं, मतलब अपने आप में ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। शीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है, ये जिन लोगों में होता है वो बिलीव करते हैं दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल और इवेंट्स विद देयर थॉट्स, कि हम अपने थॉट से दूसरों पे असर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, इवेंट्स पे असर डाल सकते हैं। दे ऑफन मिस इंटरप्ट behaviors. This causes them have to interpret emotional responses. They may consistently avoiding having intimate relationships. मतलब ये जो लोग होते हैं ज्यादातर बिहेवियर्स को मिस इंटरप्ट कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज इनअप्रोप्रिएट देते हैं,
कभी कभी ये अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं अपने दोस्तों के साथ उनको भी सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। आगे आता है इमोशनल एंड इम्पल्सिव। ये क्या होती है? अगर हम बात करें, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है बाय अनस्टेबल मूड्स एंड बिहेवियर विच लीड टू अनहेल्दी एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फीलिंग ऑफ बर्थलेसनेस। ठीक, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, ये अनस्टेबल मूड बिहेवियर्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी और अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस भी हमें मिलती है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? पीपल, जिन लोगों के पास ये डिसऑर्डर होता है, पर्सनल डिसऑर्डर, डिसरिगार्ड सोशल रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये समाज के रूल्स और ऑब्लिगेशंस को नहीं मानते। दे आर इरिटेटिंग एंड एग्रेसिव, ये ज्यादातर इरिटेटिंग होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। एंड एक्ट इम्पल्सिवली, और ये इम्पल्सिवली मतलब कभी भी कैसा भी एक्ट कर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। दे टेंड टू लैक गिल्ट एंड फेल टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, इन्हें गिल्ट महसूस नहीं होती और ये अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। दे में लाई, स्टील, अब्यूज और मे ऑल्सो गेट एडिक्टेड टू एल्कोहल और ड्रग्स, ये चोरी भी कर सकते हैं, गालियां भी बक सकते हैं, इसके अलावा ये एल्कोहल और ड्रग्स के लिए एडिक्टेड भी होते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहां जिन लोगों में ये डिसऑर्डर होता है, असेंशियली लैक अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, दस एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड फियर ऑफ अबंडनमेंट। ज्यादातर जिनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है वो लोग क्या महसूस करते हैं? वो एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को महसूस करते हैं। लैक अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ मतलब उनके अंदर अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें जो है हमेशा एम्प्टीनेस की फीलिंग या फिर ये डर लगा रहता है कि उनके साथ के लोग उन्हें छोड़ सकते हैं। देयर इज अ, देखो आगे इसमें लिखा है, देयर इज अ पैटर्न ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वायलेंट आउटबर्स्ट एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। इन लोगों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वायलेंट आउटबर्स्ट, इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है। सुसाइडल थ्रेट्स एंड एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म आर कॉमन इन पीपल विद सच पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग जो सुसाइड करने की धमकी देते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर उन लोगों के अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है वो फ्रीक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन बाय बीइंग ओवरली ड्रामेटिक, मतलब वो ज्यादा ड्रामेटिक होके नाटक नौटंकी करके दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगला आता है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पीपल विद दिस डिसऑर्डर बिलीव दैट, ये लोग मानते हैं दैट दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, कि वो बाकी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर एम्पैथी की फीलिंग्स नहीं होती बाकी लोगों के लिए एंड ट्रेंड टू एग्जीगरेट देयर ओन अचीवमेंट, और ये अपने ही खुद के अचीवमेंट्स को बार बार अगर हम बात करें तो गिनाना पसंद करते हैं। अगला आता है एनिक्शियस। एनिक्शियस क्या होता है? ये जो डिसऑर्डर होता है ये कैरेक्टराइज होता है बाय द फीलिंग ऑफ वरी, परेशानी की, एनेक्सिटी, फियर, डर, विच हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट वन डेली रूटीन, जिससे हमारे डेली रूटीन खराब हो सकता है। जैसे पहला अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है वो लोग ज्यादातर सोशली इनेप्ट होते हैं, अनअपीलिंग होते हैं और इंफीरियर, और कंस्टेंटली फियर बीइंग अम्ब्रेस्ड, क्रिटिसाइज और रिजेक्टेड। मतलब ज्यादातर ये डिसऑर्डर जिन लोगों के अंदर देखने को मिलता है वो सोशली इनेप्ट होते हैं, मतलब सोशली ज्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं, वो खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं, साथ साथ एम्ब्रेस्ड महसूस करते हैं, और उन्हें डर होता है कि वो कहीं उन्हें कोई क्रिटिसाइज ना कर दे या रिजेक्ट ना कर दे। इसलिए ज्यादातर दे अवॉइड मीटिंग अदर्स, ये लोगों से मिलना पसंद नहीं करते एंड ऑफन एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी, इनफीरियरिटी एंड अनअट्रैक्टिवनेस। और इनके अंदर ये फीलिंग होती है कि मैं जो हूँ इनएडुकेट हूँ, इनफीरियर हूँ या अनअट्रैक्टिव हूँ। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? जिन लोगों में ये डिसऑर्डर होता है वो लोग ज्यादातर करेक्टराइज होते हैं बाय द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एन एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, मतलब उन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजंस, इन्हें अपने रोजमर्रा के डिसीजंस लेने में लोगों की मदद लेते हैं ये लोग। एंड सरेंडर इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन टू द केयर ऑफ अदर्स, और इसके अलावा अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को भी ये दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, ये लोग और दूसरे लोगों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने इमोशनल और फिजिकल नीड्स के लिए, और ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं।
अगला आता है ऑब्सेसिव और कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर जिन लोगों के अंदर होता है, डिसऑर्डर स्ट्रांगली स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो ज्यादातर रूल्स और रेगुलेशंस से बहुत ही ज्यादा स्टिक रहते हैं। दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ जनरल पैटर्न ऑफ एक्सेसिव कंसर्न विद द ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म एंड अटेंशन टू डिटेल्स। मतलब ये ज्यादातर जो है कंसर्न रहते हैं किसकी तरफ, ऑर्डरलीनेस की तरफ, कि हर काम एक ऑर्डर में होना चाहिए, हर काम में परफेक्शन होना चाहिए, और ये छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान देते हैं। दे फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल व्हेन अनेबल टू अचीव परफेक्शन। ये लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं जब ये लोग परफेक्शन अचीव नहीं कर पाते हैं। दे में इवन निग्लेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप टू फोकस ऑन मेकिंग अ प्रोजेक्ट परफेक्ट। इसके अलावा ये लोग ज्यादातर अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर ध्यान नहीं देते अगर ये कोई परफेक्ट प्रोजेक्ट को परफेक्टली करना चाहते हैं। मतलब अगर ये अपने काम में पूरी तरीके से मोटिवेट होते हैं, अपने काम को परफेक्टली करना चाहते हैं, जो कि इनका होता ही है, तो उस काम को करते करते कभी कभी ये अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, इसके अलावा इस आते हैं, इसमें अगला टॉपिक आता है स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कैसे खत्म किया जा सकता है। टॉक टू समवन, हमें दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए। मोस्ट ऑफन इट हेल्प टू शेयर योर फीलिंग्स, हमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, उससे कुछ डिसऑर्डर्स ये खत्म हो सकते हैं। लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेल्दी बॉडी कैन मेंटेन अ हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी हमारी मदद कर सकती है हेल्दी माइंड को मेंटेन करने में। हमें अपने अंदर अपनी एबिलिटीज के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है ताकि हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। एनकरेज इन हॉबी सच एज म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी हॉबीज में एंगेज रहना चाहिए जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया। ठीक, स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग द वर्ड लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रॉब्लम को, समस्या को समस्या नहीं एक चैलेंज के तौर पे देखना चाहिए। तो अगर बात करें तो यही लगभग मेरे हिसाब से आपका चैप्टर है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा यहाँ तक का चैप्टर है, बेकार चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं आने लायक। अगर बात की जाए, बस ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थोड़े से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस तो इतना नहीं पूछने की उम्मीद है, अब तक पूछा भी नहीं गया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत बार पूछे गए हैं। गोल्स के बारे में आप थोड़ा पूछ सकते हो, ये कई बार पूछा गया है। हाँ, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें, हमने मोटिवेशन पढ़ा था, तो मोटिवेशन के अंदर आप पूछ सकते हो, रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में पूछ लेते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली इजी चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, तो खाली ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस खाली एक दो बार सुन लेना, उसमें ही तुम्हारा काम हो जाएगा। मोस्टली एमसीक्यूज ही आएंगे, और 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन वो लिखने को आ जाए। चलो।